नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कालीबंगा सभ्यता, रेड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, नगरी सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और रेड सभ्यता। इनकी हम 92 प्रश्न जो हैं वो देख चुके हैं। आज जो है हम रंग महल से पढ़ना शुरू करने वाले हैं। रंग महल बैराट, सुनारी, बालाथल, ओजियाना, कुराड़ा, जोधपुरा, नगर, नोह, सोथी, भरोर, मलाह, कणसव, म्याना, नैनवा, इसवाल के अलावा भी 2-3 जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की छोटी बड़ी, वो सभी इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। एक प्रश्न भी आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसमें समाहित किए गए हैं। तो इसीलिए लगातार जो है हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको सटीक जानकारी दें और बढ़िया तरीके से आपको सभी प्रश्न करवाए जाएं। तो आज हम राजस्थान की सभ्यताओं के पार्ट 2 में ये जो है सभी सभ्यताएं करवाने वाले हैं। देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लें, ताकि आपको सभी सभ्यताओं की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उज्जवल जीके को लाइक करना, शेयर करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो पास का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो कोई अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं राजस्थान की सभ्यताएं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि रंग महल कहाँ पर स्थित है। तो रंग महल जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रंग महल हो गया, पीलीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये तीनों जो सभ्यताएं हैं ये हनुमानगढ़ में ही स्थित हैं। रंग महल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो सरस्वती नदी कह दें, घग्गर नदी कह दें, मृत नदी कह दें, ठीक है, दृष्टद्वती नदी कह दें, वो घग्गर नदी का ही नाम है। यानी कि घर घर में पहुंचने वाली नदी, यानी कि घर घर में बाढ़ लाने वाली नदी जो है वो कौन सी है? घग्गर नदी है। जब पानी जो है जब ज़्यादा आ जाता है तो पानी जो है हनुमानगढ़ से आगे अनूपगढ़, गंगानगर तक पहुंच जाता है। इसका घग्गर नदी का पानी आपको पता ही है। और इसका जो पाठ होता है वो क्या कहलाता है? वो नाली कहलाता है। रंग महल की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये सैंधव सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो है वो तीसरी राजधानी जो है वो कही गई है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। और सैंधव सभ्यता के वहाँ से भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं और रंग महल से भी आपके सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो भी इसी रंग महल से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कुषाण कालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? रंग महल से प्राप्त होते हैं। योधेव गणराज्य की राजधानी जो है वो रंग महल को कहा जाता है। योधेव क्या था? हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है उनका जो उत्तरी इलाका था, ठीक है, गंगानगर का उत्तरी भाग और हनुमानगढ़ का एरिया योधेव गणराज्य कहलाता था। साथ ही इसमें कुछ बीकानेर का भी जो है भाग है वो शामिल था, ठीक है। तो योधेव गणराज्य की राजधानी रंग महल। मर्ण मूर्तियों पर गांधार शैली की छाप, साथ ही साथ पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले हैं? पंचमार्क सिक्कों को ही क्या कहा जाता है? आहत सिक्के भी कहा जाता है, जो कि चांदी के, तांबे के मिले हैं, यानी कि रजत मुद्राओं के और ताम्र मुद्राओं के हमारे मिले हैं। और ये चांदी की खास तौर पे ये आहत मुद्रा कही जाती है, यानी कि पंचमार्क कहा जाता है इसे। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? इसी रंग महल से प्राप्त हुए हैं। मर्ण मूर्तियाँ यानी कि जो छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं मिट्टी की बनी हुई, उस पर गांधार शैली की जो छाप है वो रंग महल से प्राप्त होती है। कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के सिक्के और साथ ही साथ वासुदेव चौहान जो हैं उनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसी हनुमानगढ़ के रंग महल से प्राप्त हुए हैं। तो कनिष्क प्रथम, कनिष्क तृतीय के सिक्के, साथ ही वासुदेव चौहान के सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए हैं? रंग महल, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। रंग महल वासियों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था?
चावल था। देखिए यहाँ पर जो सरस्वती नदी थी वो पूरी तरह से क्या होती थी, भरी हुई रहती थी। आज तो सूखी नदी कही जाती है, लेकिन पहले क्या है, ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चावल की खेती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। इसीलिए इनका जो प्रमुख भोजन था वो क्या था, वो चावल था। प्रधान कृषि जो होती थी इनकी वो चावल ही होती थी। इसके प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि रंग महल का काल क्या है। रंग महल का बहुत लंबा चौड़ा काल है कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है वो रंग महल का काल है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल रंग महल का काल है। अगला प्रश्न है कि रंग महल के उत्खननकर्ता कौन थे। देखिए डॉक्टर हन्ना रिड जो थे, इनके निर्देशन में रंग महल की खुदाई की गई थी। ये एक दल के साथ आए थे जिसका नाम था स्वीडन का दल। ठीक है, स्वीडन का जो ये दल था इसके प्रमुख थे डॉक्टर हन्ना रिड, और ये एक उत्खननकर्ता थे, या आप कह लीजिए एक पुरातत्वविद थे, जिन्होंने रंग महल की जो उत्खनन है उसमें अपना निर्देशन दिया है। पीलीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, रंग महल भी हनुमानगढ़ में है, और कालीबंगा भी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। पीलीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो सरस्वती या घग्गर, या फिर इसी का नाम है मृत नदी, या इसी का नाम है दृष्टवती नदी। ठीक है, तो ये जो है पीलीबंगा जो है इसके किनारे पर ही जो है पल्लवित हुई थी। सिंधु सभ्यता के अवशेष और एक विशेष प्रकार का घड़ा मिला है, वो कहाँ से मिला है, एक खास तौर पे घड़ा है, ऊपर से जो है एक सुराही नुमा है और नीचे से काफ़ी बड़ा है, और ये जो घड़ा मिला है ये कहाँ से मिला है, पीलीबंगा से मिला है, और साथ ही साथ सिंधु घाटी के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बाबा रामदेव जी का मंदिर राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी जो हैं हमें पीलीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं, और यहीं पर बाबा रामदेव जी का एक मंदिर भी मिला है। बैराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो विराटनगर, जो आज का विराटनगर है जयपुर का, वहाँ पर बैराट सभ्यता स्थित है। देखिए महाभारत काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विराट, और इसी विराट शासक ने क्या किया था, बैराट या विराटनगर की जो है स्थापना की थी। बैराट सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, तो बाणगंगा नदी, ठीक है, जो कि अर्जुन की गंगा कहलाती है। ताला नदी भी इसी को कहा जाता है, ताला नदी। ताला नदी अर्जुन की गंगा, वर्तमान नाम जो है यहाँ पर विराटनगर की गंगा है। तो ये बाणगंगा नदी जो है इसके किनारे पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी तो वो कौन सी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट थी। वर्तमान जो नाम है इसका विराटनगर है। मत्स्य जनपद और विराटनगर का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो महाभारत से प्राप्त होता है, क्योंकि महाभारत ये जानकारी देता है कि एक शासक था जिसका नाम था विराट, जिसने क्या किया था, विराटनगर की स्थापना की थी। तो मत्स्य जनपद और विराटनगर का सबसे पहले उल्लेख हमें महाभारत से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है जयपुर के किस महाराजा ने बैराट में उत्खनन करवाया था, तो स्वाई राम सिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे, और जयपुर के शासक थे 1857 में की क्रांति हुई थी जब, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे जयपुर के। कौन से, स्वाई राम सिंह सेकंड, ठीक है। इन्हीं के समय में क्रांति होती है 1857 की, और इन्हीं के समय में प्रिंस ऑफ जो है आप कह लीजिए प्रिंस ऑफ अल्बर्ट, ठीक है, वो 1876 में प्रिंस ऑफ अल्बर्ट जो है जयपुर आए थे 1876 में, और गुलाबी रंग से जयपुर को पुतवाया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे याद रखिएगा। और एक इन्हीं राम सिंह का जो एक कह लीजिए आप किलेदार था खंगारोत, ठीक है, किलेदार था, जिसने क्या किया था, सबसे पहले बैराट में उत्खनन या बैराट में खोज का काम किया था। किस सभ्यता के उत्खनन में सोने के कलश में गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण वो इसमें लिए गए हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है, देखिए सोने का कलश मिला है और उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, बैराट सभ्यता से। अगर आपसे पूछ लें कि बैराट सभ्यता में कितनी
जो हैं आपको पहाड़ियाँ मिली हैं, तो 3 पहाड़ियाँ मिली हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बीजक की पहाड़ी में जो खुदाई हुई है उसमें गौतम बुद्ध की अस्थियाँ से भरा हुआ कलश जो है एक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैराट सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी जी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, इन्होंने वहाँ पर उत्खनन कार्य किया है सबसे पहले। तो 1936-37 में इन्होंने क्या किया? बैराट की जो है खुदाई सबसे पहले या उत्खनन सबसे पहले इन्होंने किया है 1936-37 में। बैराट सभ्यता का व्यापक उत्खनन कार्य किन पुरातत्वविदों ने किया है? एक तो कैलाश दीक्षित है, एक नील रतन बनर्जी जी हैं। इन दोनों ने बैराट सभ्यता का जो है व्यापक रूप से उत्खनन कार्य किया है। किसने? कैलाश दीक्षित ने और नील रतन बनर्जी ने। तो देखिए काफ़ी नाम जुड़े हुए हैं इस सभ्यता से। सबसे पहले अगर बैराट सभ्यता की बात की जाए तो सवाई राम सिंह सेकंड के टाइम पे खोज हुई थी। फिर 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था? यहाँ पे सबसे पहले उत्खनन कार्य किया था, और व्यापक रूप से उत्खनन कार्य जो किया है वो कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का भारभू का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए भारभू का शिलालेख फर्स्ट इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें से जो फर्स्ट है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? बीजक की पहाड़ी पर मिला है, और जो दूसरा शिलालेख है वो आपको जो दूसरी पहाड़ी है आपके वहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि बीजक की पहाड़ी पर प्राप्त नहीं हुआ है। आगे हम बताएंगे। देखिए गणेश डूंगरी जो है वहाँ पर मिला है दूसरा भारभू का शिलालेख। तो सम्राट अशोक का भारभू का जो पहला शिलालेख है वो बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीजक की पहाड़ी, जो कि बैराट सभ्यता से संबंधित है। भारभू का प्रथम शिलालेख किस अंग्रेज के द्वारा और कब खोजा गया था? कैप्टन बर्ट, और इसी को कैप्टन रॉबर्ट भी कहा जाता है। कोई मर्जी नाम आ जाए, आपको याद होना चाहिए। कैप्टन बर्ट या कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा 1837 में भारभू का पहला शिलालेख जो है वो खोजा गया था। कहाँ पर? बीजक की पहाड़ी, जो कि बैराट में है। भाब्रू द्वितीय शिलालेख किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा और कब खोजा गया? 1871-72 में खोजा गया था। और कहाँ पर? किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। सॉरी, ये जो दूसरा शिलालेख है ये भी बीजक की पहाड़ी पर ही प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, बीजक की पहाड़ी पर ही ये दूसरा शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। जैसे ये पहाड़ी है, यहाँ पर फर्स्ट मिला है, यहाँ पर सेकंड मिला है। ठीक है, तो कार्लाइल के द्वारा 1871-72 में दूसरा शिलालेख जो है वो खोजा गया था। भारभू का जो पहला शिलालेख है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता संग्रहालय में 1840 में रखा गया है। 1840 में इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? यहाँ ये जो पूरा पत्थर है, ये पूरा का पूरा शिलालेख ही वहाँ पर जो है स्थापित कर दिया गया। कहाँ पर? कोलकाता संग्रहालय में 1840 में। बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? तो ये तीनों जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, देखिए भीम डूंगरी जो है इसका संबंध जो है महाभारत काल से है, क्योंकि देखिए भीम ने क्या किया था? यहाँ पर भीमलत एक कुंड था उसका निर्माण किया था। भीमलत कुंड या भीमलत जो तालाब है उसका निर्माण किया था, अपने पैर को मार के किया था। द्रौपदी को प्यास लगी थी और उसकी प्यास बुझाने के लिए जो है भीम ने क्या किया था? अपने पैर से एक बड़ा जो है गड्ढा खोद दिया था, जिसको भीमलत तालाब या भीमलत कुंड कहा जाता है। ठीक है, बीजक की पहाड़ी आपको बता ही दिया है कि भाब्रू के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इसी जो बीजक की पहाड़ी है यहाँ से या बैराट सभ्यता से पता लगता है कि जो आपके सम्राट अशोक थे उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि जो भारभू का पहला शिलालेख है उस पर लिखा हुआ है कि गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख हमें वहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यही भीम डूंगरी वाला। तो महाभारत काल के अवशेष जो है बैराट सभ्यता से पता चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाणगंगा नदी भी है जो अर्जुन की गंगा कहलाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अज्ञातवास का समय भी बिताया था पांडवों ने। साथ ही साथ ये जो है
भीमलत जो कुंड है इसका भी निर्माण हमें दर्शाता है कि महाभारत काल जो है उसके अवशेष हैं बैराट सभ्यता में। धर्म, संघ और बुद्ध ये तीनों शब्द जो हैं राजस्थान के किस शिलालेख से प्राप्त हुए हैं? भारभू शिलालेख से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार का है शिलालेख? ये गोल है, ठीक है, एक टायर की तरह है। एक तरफ धर्म लिखा हुआ है, एक तरफ संघ लिखा हुआ है, एक तरफ बुद्ध लिखा हुआ है। तो राजस्थान के ये भारभू शिलालेख से पता चलता है। राजस्थान की किस सभ्यता के किस शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है? तो यही जो भाब्रू का शिलालेख पहला है, इसी में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। और इसी शिलालेख में जो है अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बताया गया है। कहाँ पर है? बैराठ में। गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष वही बीजक की पहाड़ी में एक कलश मिला है, वहां से जो है गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता से बौद्ध विहार, बुद्ध की मथुरा शैली में प्रतिमा और हीनयान का स्तूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, बौद्ध विहार कह लें, बौद्ध मंदिर कह लें, और महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में एक प्रतिमा मिली है, कहाँ से? इस बैराट सभ्यता से मिली है। और हीनयान का स्तूप जो है वो बीजक की पहाड़ी से जो ये तीनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले? बीजक की पहाड़ी से। और जो स्तूप मिला है वो देखिए दो थे, आपको पता है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। तो ये जो स्तूप मिला है वो किस शाखा का है? हीनयान शाखा का। शंख लिपि, उसके साथ ही पंचमार्क सिक्के, उसके साथ यूनानी शासक के सिक्के, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये पंचमार्क यानी कि आहत सिक्के, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बीजक की पहाड़ी यानी कि बैराट सभ्यता से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये इसकी समाप्ति होती है। आगे देखिए, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? सुनारी सभ्यता का कई बार जिक्र किया गया है, तो इसका नाम आपने याद रखना है। झुंझुनू में स्थित है सुनारी सभ्यता। भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट सभ्यता से, बीजक की पहाड़ी से सबसे पहले मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी के अनुसार किस शासक ने विराट के या बैराठ के बौद्ध मंदिरों, स्तूपों को ध्वस्त करवाया? तो बौद्ध मंदिरों को, स्तूपों को ध्वस्त करने का काम किया है हुण शासक मिहिर कुल ने। हुण शासक मिहिर कुल ने ऐसा कार्य किया था। ये कौन बताते हैं? दयाराम साहनी अपनी किताब में। सुनारी सभ्यता का उत्खनन कार्य 1981 में किसने किया था? राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग। देखिए 1981 के बाद लगभग जो भी आप कह लें उत्खनन हुए हैं उसमें कोई नाम नहीं दिया गया है। जो जितने भी उत्खनन हुए हैं वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा हुए हैं, मतलब जिसकी भी नियुक्ति की गई है वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई है। भारत में लौह अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सुनारी झुंझुनू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि भारत में लौह अयस्क से लोहे बनाने की सबसे पहली भट्टियाँ राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की सबसे पुरानी भट्टियाँ जो हैं वो सुनारी झुंझुनू से मिली हैं। मौर्यकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बैराठ से मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यताओं के सबसे ज़्यादा अवशेष अशोक के मिले हैं, बौद्ध स्तूप मिले हैं, बुद्ध की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक है, और हीनयान के जो हैं से संबंधित मिले हैं, ठीक है। मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में किन किन सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं? तो ये 4 सभ्यताएं हैं। बैराठ जो कि आपकी जयपुर की है, जोधपुरा, देखिए जोधपुर में नहीं है बल्कि जयपुर में है। जोधपुरा जो आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे जोधपुरा की। तो जोधपुरा जो है स्थल वो जयपुर में है, सुनारी ये झुंझुनू में है, नोह ये भरतपुर में है, ठीक है, भरतपुर में। तो इन चारों से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। बैराठ जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में।
मौर्यकालीन, शुंगकालीन और कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो तीनों अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन, शुंगकालीन, कुषाणकालीन अवशेष सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। बालाथल कहाँ पर स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर जो है वहाँ पर बालाथल स्थल स्थित है। राजस्थान में कौन सी दो सभ्यताओं में बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बैराट है, और देखिए सबसे पहले बैराट में मिला है और उसके बाद बालाथल में मिला है। तो विराटनगर या बैराट में सबसे पहले मिला है और उसके बाद में बालाथल में बुना हुआ वस्त्र मिला है। बालाथल सभ्यता है तो ये उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता है, यानी कि यहाँ पर लोहे की जो मात्रा है वो नहीं मिली है। ठीक है, लोहे की मात्रा नहीं मिली है। उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता में केवल तांबे के उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो 4000 साल पुराना कंकाल मिला है और जिसमें कुष्ठ रोग मिला है। जो कंकाल है उसको कुष्ठ रोग हो रखा है, यानी कि उसके शरीर को कुष्ठ रोग हुआ था ऐसा प्रमाण मिलता है। और भारत में कुष्ठ रोग का प्रमाण सबसे प्राचीन यहीं से मिलता है। सबसे पुराना कुष्ठ रोग का प्रमाण भारत का इसी बालाथल से मिलता है, जो कि 4000 वर्ष पुराना है। बुना हुआ वस्त्र यहाँ से मिला है। गाय और बैल की जो मरण मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं मिट्टी की, वो प्राप्त हुई हैं बालाथल से। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में 12वीं शताब्दी से पहले ही लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। दुर्ग जैसी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 11 भवनों का कमरा मिला है। देखिए दुर्ग नहीं मिला है, दुर्ग जैसी इमारतें मिली हैं। 11 भवनों का कमरा मिला है। बालाथल बुल जो है, देखिए जो बनास में बुल मिला है, बुल का मतलब आप कह लीजिए जो है बैल। ठीक है, तो जो बनास में मिला है उसका नाम दे दिया है बनासियन बुल। जो बालाथल में मिला है उसका नाम है बालाथल बुल। जो ओजियाना में मिला है उसका नाम है ओजियाना बुल। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं रही बालाथल की। कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी किताब में कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है? तो भीलवाड़ा में स्थित है ओजियाना। ओजियाना का उत्खनन कब हुआ था? सन 2000 से लेकर 2001 में ओजियाना का उत्खनन हुआ था, जो कि भीलवाड़ा में है। किस सभ्यता के स्थल पर मिली गाय और बैल की मृण मूर्तियों पर सफ़ेद रंग का डिज़ाइन बना हुआ है? तो देखिए गाय और बैल की मूर्तियां तो कई जगह पर मिली हैं, पर उस पर सफ़ेद रंग का डिज़ाइन ओजियाना से प्राप्त हुआ है, यानी कि इसकी एक खास विशेषता है। ओजियाना का उत्खनन कार्य किसके द्वारा हुआ है? तो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा हुआ है। 3 चरणों में जो है इसकी खुदाई की गई है। कुराड़ा स्थित है। कुराड़ा परबतसर नागौर में स्थित है। कुराड़ा ग्राम है परबतसर नागौर में, और वहां पर ये कुराड़ा स्थित है। कुराड़ा का उत्खनन कार्य जो है मई 1934 में हुआ है। प्रणाल युक्त अघर्य पात्र, अघर्य पत्र, ठीक है, अघर्य पत्र की जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? प्रणाल युक्त अघर्य पत्र की प्राप्ति कुराड़ा से हुई है। और सेम टू सेम ऐसा ही एक पत्र जो है वो ईरान से भी प्राप्त हुआ है, यानी कि ईरान से इसका संबंध जो है कुछ लगता है कि कोई ना कोई संबंध इसका ईरान से रहा होगा। कुराड़ा को कहा जाता है औजारों की नगरी। क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी। राजस्थान की किस सभ्यता से 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की आरएस में पूछा गया है, आरपीएससी की कई परीक्षाओं में पूछा गया है। राजस्थान की किस सभ्यता से 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई है? तो कुराड़ा नागौर से 103 ताम्र उपकरण और ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई है। जोधपुरा कहाँ पर है? ये कोटपुतली तहसील जयपुर जो है वहां पर स्थित है। जोधपुरा जो है बैराट सभ्यता के निकट स्थित है। और जो ये उपकरण प्राप्त हुए हैं ये कब प्राप्त हुए हैं? मई 1934 में प्राप्त हुए हैं, जब
कुराड़ा का उत्खनन कार्य किया गया था। जोधपुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? एक तो ये जोधपुरा जो है जयपुर में है और साबी नदी के किनारे है, बैराट सभ्यता के निकट पड़ता है। जोधपुरा सभ्यता स्थल से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर लोहे बनाने की जो है भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कपिशवर्णी मृत पात्रों का 1 मीटर तक जमाव कहाँ पर पाया गया है? तो ये जोधपुरा स्थल में पाया गया है। देखिए ये जो मौर्य सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर काली पॉलिश से युक्त मृत भांड मिले हैं जो बताते हैं कि ये मौर्य काल से संबंधित है। नगर कहाँ पर स्थित है? नगर टोंक में स्थित है। नगरी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नगरी हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, आज हम नगर पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। तो नगर कहाँ पर है? ये टोंक में है। नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसी नगर से प्राप्त हुए हैं, मालव गणराज्य के सिक्के। ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये मालव गणराज्य, शिवी गणराज्य है और योद्ध है, ये क्या है? तो ये आगे हम इसके बाद वीडियो पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जनपद, तो हम उसके अंतर्गत राजस्थान के जितने भी जनपद हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो नगर जो है टोंक में स्थित है। यहाँ पर आहत मुद्राएं मिली हैं, यानी कि पंचमार्क सिक्के मिले हैं, मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। नगर सभ्यता के प्राचीन नाम कौन से हैं? तो एक तो नाम है करकोटा नगर और एक है मालव नगर। नगर के दूसरे नाम है मालव नगर और करकोटा नगर। मालव नगर जो है वो नगर की क्या थी? राजधानी। मालव गणराज्य की राजधानी थी नगर। नगर क्या थी? तो नगर मालव गणराज्य की राजधानी थी। रेड टोंक और नगर टोंक दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों ही गणराज्य जो हैं टोंक, दोनों ही कहाँ पर हैं? टोंक में हैं, रेड और नगर। ये किसकी, यहाँ पर किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मालव गणराज्य के सिक्के जो हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंहावरूढ़ माँ दुर्गा का प्राचीनतम अंकन जो कि शुंग कला का उदाहरण है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसी नगर टोंक से सिंह के ऊपर बैठी हुई माता दुर्गा का प्राचीनतम अंकन प्राप्त होता है जो कि शुंग कला का उदाहरण है। महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति का प्राचीनतम अंकन कहाँ से प्राप्त होता है? और इसके साथ ही महिषासुर यानी कि महिषासुर को मारने वाली जो मिट्टी की मूर्ति है उसका अंकन वो भी नगर टोंक से मिलता है। ठीक है। नगर टोंक जो है यहाँ से ऐसा जो है मिलता है। नोह कहाँ पर है? तो नोह भरतपुर में है। नोह किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे है। देखिए अलवर भरतपुर में ही बहती है। अलवर का शोक भी कहलाती है क्योंकि अलवर में बाढ़ से काफ़ी हानि हो जाती है रूपारेल नदी की बाढ़ से। ठीक है। नोह का उत्खनन कब हुआ है? 1963-64 में यहाँ पर उत्खनन हुआ है। किस पुरातत्वविद ने उत्खनन किया है? वही RC अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है RC अग्रवाल को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल को। राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं? तो इसी नोह भरतपुर से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं जहाँ पर महाभारत से लेकर और ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं वहाँ तक के अवशेष प्राप्त होते हैं ये, और साथ ही आर्य जो कालीन सभ्यता है उसके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो महाभारत से लेकर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? नोह भरतपुर से मिलते हैं। पक्षी से चित्रित ईंट कहाँ पर मिली है? तो इसी नोह भरतपुर से पक्षी चित्रित जो ईंट है वो प्राप्त हुई है। कहाँ से? नोह भरतपुर से। यक्ष की मूर्ति या फिर आप इसको कह सकते हैं जोख बाबा की मूर्ति, जोख बाबा की मूर्ति या यक्ष की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नोह भरतपुर से प्राप्त हुई है।
अगली है सोंथी सभ्यता। तो सोंथी सभ्यता कहाँ पर है, ये भी हनुमानगढ़ में ही है। सोंथी कह लीजिए, साथ ही साथ पीलीबंगा, कालीबंगा, रंग महल, ये सब हनुमानगढ़ में है। सोंथी सभ्यता सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर ही विकसित हुई और इसका जो पहली बार उत्खनन कार्य किया है 1953 में किया है। किसने किया है, अमलानंद घोष ने किया है। जब उन्होंने पीलीबंगा रंग महल का उत्खनन कार्य किया था उस समय ही सोंथी सभ्यता का भी उत्खनन कार्य किया था। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष सोंथी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। सोंथी सभ्यता से, पीलीबंगा से, कालीबंगा से, रंग महल से जो है सैंधव सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहलाती है। तो देखिए कालीबंगा प्रथम नाम दिया है किसने, तो अमलानंद घोष ने ये नाम दिया है। कालीबंगा प्रथम सभ्यता सोंथी सभ्यता कहलाती है। अगली सभ्यता है बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता जो है वो गंगानगर में विकसित हुई। बरोर सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है सन 2003 में किया गया। किसके द्वारा, तो आपको मैंने बताया था कि राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन कार्य जो है 1980-90 के बाद किया गया है। जितने भी उत्खनन हुए हैं वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए हैं। बरोर सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। बटन के समान मोहरें कहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो बटन के समान जो मोहरें प्राप्त हुई हैं बरोर सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। मलाह सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर में है। लोहकालीन सभ्यता के अवशेष जो हैं यहाँ से मिले हैं, कहाँ से, मलाह सभ्यता से लोहकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मलाह कहाँ पर है, भरतपुर में है। बटन के समान मोहरें बरोर सभ्यता से मिली हैं। नगरीय सभ्यता है, बरोर कहाँ पर है, गंगानगर में। ताम्र, हारफून और तलवारें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये मलाह सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। मलाह सभ्यता जो है वो कहाँ पर है, भरतपुर में। तो देखिए ताम्र हारफून का मतलब क्या है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि एक भाला होता था जिससे कि बड़े जानवर का शिकार किया जाता था, जैसे कि गेंडा है, व्हेल है, ठीक है, जिसमें कि लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो उस काल का एक भाला है जो कि कहलाता है ताम्रहार फून, ठीक है। कणसव स्थल कहाँ पर है, कोटा में है कणसव। मौर्य शासक, ये इंपॉर्टेंट है, मौर्य शासक राजा ध्वल का 738 ईस्वी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसी कणसव स्थल जो कि कोटा में है, यहाँ से राजा ध्वल का 738 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। ब्याना कहाँ पर है, ब्याना स्थल भरतपुर में है। ब्याना का प्राचीन नाम था शोणितपुर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कब्रें कहाँ से मिली हैं, तो कब्रें सबसे ज़्यादा मिली जो हैं वो बयाना से मिली हैं। मध्यकालीन भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था, इम्पोर्टेंट है। तो बयाना जो है मध्यकालीन भारत में जो है नील के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है, इसी बयाना भरतपुर से गुप्त काल के सिक्कों का भंडार मिला है। नैनवा स्थल कहाँ पर है, छोटी मोटी थोड़ी सी हैं बातें, वो देख लेते हैं। नैनवा कहाँ पर है, बूंदी में, नाम ही याद रखने हैं आपने। यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी की जो मूर्ति है वो भी मिली है, कहाँ पर, नैनवा में, बूंदी में है नैनवा। इसवाल कहाँ पर है, इसवाल उदयपुर में है। एलाना कहाँ पर है, एलाना जयपुर में है। जूनाखेड़ा कहाँ पर है, पाली में। लाछूरा स्थल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। डीडवाना कहाँ पर है, नागौर में। एक बार पुनः देखें, नैनवा बूंदी में है, महिषासुर जो मर्दिनी की मूर्ति है वो भी इनसे मिली है। इसवाल उदयपुर में है। एलाना जो जालोर में है। जूनाखेड़ा पाली में है। लाछूरा स्थल जो है वो भीलवाड़ा में है। डीडवाना नागौर में है। गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद में है। और गिलुंड कहाँ पर है, गिलुंड राजसमंद में स्थित है। इंद्रगढ़ कहाँ पर है, इंद्रगढ़ कोटा में है। इंद्रगढ़ एक तरह का जो है स्थल है यहाँ पर, तो ये कोटा में है। डाडाथोरा कहाँ पर है, डाडाथोरा जो है ये बीकानेर में है।
शाक्त धर्म की जानकारी जो है वो कहाँ से पता चलती है, वो नैनवा से पता चलती है। कहाँ से? शाक्त धर्म की जानकारी नैनवा स्थल से प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के गायन का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होता है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर में। डाडाथोरा कहाँ पर है? बीकानेर में। दर कहाँ पर है? तो दर जो है वो भरतपुर में स्थित है। दर कहाँ पर है? भरतपुर में। ओला व कुंडा कहाँ पर है? जैसलमेर में। एक बार देख लें पुनः। गिलुंड राजमंद में, इंद्रगढ़ कोटा में, डाडाथोरा बीकानेर में। शाक्त धर्म की जानकारी नैनवा स्थल से प्राप्त होती है जो कि बूंदी में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। दर भरतपुर में है। ओला व कुंडा स्थल जैसलमेर में है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है 192 प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। कुल प्रश्न है पार्ट 1 और सेकंड को मिलाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम राजस्थान के जनपद काल जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।